हेलो माय डियर पेरेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये वाला। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये चीज रियलाइज होती है कि उनके बच्चों में पोटेंशियल है। ठीक है। और बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ये भी देखा है कि वो अपने बच्चों की जो सक्सेस है उसको उनकी अकेडमिक अचीवमेंट से सिनोनिमस मानते हैं। तो क्या अकेडमिक सक्सेस ही इकलौता पैरामीटर है सक्सेसफुल स्टूडेंट का? और क्या सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की हैबिट्स होती हैं? ये चीज तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, बट पेरेंट्स को भी मैं ये चीज बताना चाहता हूं। और किस तरीके से आप अपनी पेरेंटिंग के थ्रू अपने बच्चे के पोटेंशियल को कन्वर्ट कर सकते हैं सक्सेस के अंदर, ये चीज आज हमारा टॉपिक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों में, आई हैव इंटरेक्टेड विद मोर देन 10,000 पेरेंट्स फॉर लाइक, जब मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में था, आई वॉज हेडिंग द जूनियर डिवीजन, और वहां पे काफी पेरेंट्स मुझसे मिलते थे और हर तरह के स्पेक्ट्रम के बच्चे मैंने देखे हुए हैं, काउंसिल किए हुए हैं और उनके पेरेंट्स से भी बात की हुई है। सो उस एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सक्सेसफुल स्टूडेंट क्या होते हैं। केस स्टडी से हम लोग अप्रोच लेंगे जिसमें 2 बच्चों का केस लेंगे। दूसरा, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हैबिट्स होती है। और तीसरा, आप क्या करते हैं वो चीज तो है ही सही, बट क्या नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिकली आपको क्या नहीं करना चाहिए अपने बच्चे की लर्निंग को हैम्पर ना करने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए। सो हम केस लेते हैं 2 स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट का नाम है प्राची, दूसरी स्टूडेंट का नाम है प्रवी। ठीक है। तो स्टूडेंट ए प्राची जो है, ये देखिए 3 पैरामीटर्स में, एक्स्ट्रा करिक्स में 75% परफॉर्म करती है, अकेडमिक में 90% परफॉर्म करती है, और प्रैक्टिकल लाइफ का क्या मतलब होता है? देखिए, एक लाइफ होती है जो एक तरह से स्कूल का पार्ट होती है। ठीक है। खेलना कूदना ये भी एक तरह से स्कूल का पार्ट है, बच्चे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। और एक होता है प्रैक्टिकल लाइफ, जिसमें आपका एटिकेट्स आ गया। ठीक है। जिसमें बच्चे की इंटरपर्सनल स्किल्स आ गई, कितने अच्छे से वो फ्रेंड्स बना पाते हैं, कितना अच्छा अपने रिलेटिव से बात कर पाते हैं, इंडियन वैल्यूज उनके अंदर कितनी है। ठीक है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैं काउंट करता हूं। तो प्राची का केस लेते हैं, जो 90% परफॉर्म करती है एकेडमिक्स में, एक्स्ट्रा करिक्स में 75% परफॉर्म करती है, और प्रैक्टिकल लाइफ में 60% परफॉर्म करती है। इसका मतलब ये है कि यार देखो, वैसे तो देखो जो छोटे बच्चे होते हैं एटिकेट्स फिर भी वो स्कूल में सीख लेते हैं, बट फैमिली वैल्यूज जो होती है, इंडियन वैल्यूज जो है, सोशल वैल्यूज जो है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, वो एक्सपीरियंस से आती है। कितने बच्चों से या कितने अपने पीयर से इंटरेक्ट करते हैं, कितने बड़ों से वो इंटरेक्ट करते हैं, क्या क्वालिटी ऑफ सर्कल है उनका, उन सब पे डिपेंड करता है। राइट। तो ये कंप्लीटली, मतलब इनफैक्ट कंप्लीटली नहीं भी बोले तो लार्जली कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स के अंदर होता है। जितना अच्छे से पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, उतना ही अच्छा उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, प्रैक्टिकल लाइफ के प्रति जागरूकता आती है। राइट। अकेडमिक की अगर मैं बात करूं तो ये बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। मैं क्लास 6 से लेकर, खासकर 6 से लेकर जो 10th में बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, ताकि आज वो अपने बच्चों के पोटेंशियल को समझे और फिर उसको आगे कैसे हार्नेस करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 90% ये बच्चा अकेडमी में परफॉर्म करता है और 75% एक्स्ट्रा करिक्स। अब कुछ पेरेंट्स बोलेंगे सर हमारा बच्चा तो एक्स्ट्रा करिक्स करता ही नहीं, दिन भर पढ़ता रहता है। तो वो भी अपने आप में एक सक्सेसफुल स्टूडेंट हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, दो राहें नहीं है। राइट। बट पॉइंट ये है कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये 2 केस स्टडी लिए सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की। ठीक है। सेकेंड स्टूडेंट है प्रवी, जो प्रैक्टिकल लाइफ में और कम है, बट एक्स्ट्रा करिक्स में और एकेडमिक दोनों में ही ये काफी अच्छा परफॉर्म करती है। अब ये जो स्टूडेंट है ना दोस्तों, इस स्टूडेंट का क्या ट्रेट है, ये फैमिली लाइफ में काफी कम इन्वॉल्व है। फैमिली लाइफ मतलब जो होती है जहां पे जो फैमिली से वैल्यू आती है, हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली हो। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर ये चीज होती है कि बच्चों को जनरली जो फैमिली वैल्यूज और ये सब चीजें हैं, ये रिलेटिवली कम पता कर पाते हैं। और मतलब पेरेंट्स की प्रायोरिटी भी नहीं होता, पेरेंट्स की प्रायोरिटी होता है कि भाई हमें उनको 21st सेंचुरी किड बनाएं, और उसके लिए जो जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चाहिए वो बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। मनी मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इन सब चीजों की बात में
ये प्रैक्टिकल लाइफ होती है। ये चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये दो एग्जांपल्स हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के। अब और अलग अलग टाइपोलॉजीज क्या हो सकती है सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की। जैसे कोई बच्चा है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर रहा है, ठीक है, अपने रीजनल एग्जाम्स में अच्छा कर रहा है, इंटरनेशनल एग्जाम जो प्राइवेट ओलंपियाड्स होते हैं उसमें अच्छा कर रहा है, तो ये भी कुछ ट्रेड्स हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो ये दो तरह के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं। तो अब आप लोग ये आइडेंटिफाई करना सीख गए कि बच्चे किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब जो बॉटम लाइन है वो ये है कि अगर आपको कहीं पे भी पीक दिख रहा है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पीक है, यहाँ पे ये पीक है, ठीक है, ये भी दूसरा ऑलमोस्ट पीक है। अगर बच्चों के इन तीन में से एक पीक मतलब ग्रेटर देन 80% है, या आप लोगों को खुद एसेस करना होता है, और एक एवरेज 50 to 80% है, तो आपके बच्चे में पोटेंशियल है सक्सेसफुल स्टूडेंट होने का, ठीक है। आपके बच्चे में पोटेंशियल है। अब हो सकता है कि आपका बच्चा 6 से लेकर 8th में सक्सेस पा रहा हो, क्योंकि 6 से 8th में बहुत सारे बच्चों को तो अवेयरनेस ही नहीं होती, तो वो कंपटीशन में उतरते नहीं है। आपका बच्चा और आप अगर ज्यादा अवेयर्ड हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस आप लोग पहले से ही बच्चे को दिलाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उसको अलग अलग जगह पार्टिसिपेट करवाते हो। अब मान लीजिए कि आपका बच्चा पोटेंशियल रखता है, ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है। अब उसकी हैबिट्स क्या होंगी? अब हैबिट्स की बात करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स की बात करता हूं मैं। तो आप लोग जब अपने बच्चों बच्चों से डिस्कस करेंगे ना, अगर आपके बच्चे में फोकस है, फोकस मतलब जैसे मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, ठीक है, मैंने बच्चे से टेम्परामेंट के बारे में बात की कि यार एग्जाम में हमें इस तरह से टाइम मैनेज करना है। अब बच्चे ने घर पे जाके वो एज इट इज इंप्लीमेंट किया। मैंने बच्चे को बोला बेटा 30 मिनट में आपको 40 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के करने हैं सॉल्व, और फिर उसकी रिपोर्ट बनानी है। फिर उसने वो किया। इसका मतलब ये है कि भाई बच्चे का फोकस बहुत अच्छा है, ठीक है, फोकस बहुत अच्छा है। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? इसका रीजन ये है कि बच्चे को ये पता है कि भाई ये सर है जिनसे एक अच्छी एडवाइस मिलती है, तो मुझे इनकी बात बिल्कुल ध्यान से सुननी है, बिल्कुल फोकस होकर सुननी है। फोकस का एक मतलब ये होता है। दूसरा ये है कि भाई बच्चे के दिमाग में मैक्रो और माइक्रो प्लानिंग क्लियर है। मैक्रो प्लानिंग के भाई मुझे इस साल के टारगेट्स क्या है, इस साल के, है ना, पूरे जिंदगी भर के टारगेट्स नहीं, ठीक है, इस साल के टारगेट्स क्या है और उसके लिए मुझे कैसे पढ़ना है। और उस चीज के लिए दूसरी जो चीज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है स्टेबल माइंड। स्टेबल माइंड का मतलब क्या होता है कि भाई एक बार इन्वेस्ट किया टाइम और उसके बाद डिसाइड कर लिया कि ये करना है, फिर वही कर रहे हैं। उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो रही है ना, तो उस प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हैं, मगर दूसरी प्रोसेस नहीं कर रहे। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट को चूज किया, या फिर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म को चूज किया, आपने सोच समझ के किया, अच्छे से फोकस से सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके किया, उसके बाद आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा। और यही स्टेबिलिटी माइंड होती है। अगर हम लोग बार बार अपने क्वेश्चन हमने हमारे डिसीजन को क्वेश्चन करेंगे, सो हम किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी कोचिंग को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं। और जब इंसान अपने आप को क्वेश्चन करता है तो वो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड में काउंट नहीं होता, तो ये एक थोड़ा सा अनस्टेबल माइंड हो जाता है। और जहां पे बच्चे को हमेशा ये लगता रहता है कि मैं जो कर रहा हूं ना वो बेस्ट नहीं है, कुछ और ही होता होगा बेस्ट, और वो उसी बेस्ट के परस्यूट में बार बार अपनी प्रोसेस चेंज करता रहता है, और एट द एंड ऑफ द डे उसको ये रियलाइज होता है कि भाई उसमें पोटेंशियल था, बट क्योंकि वो कभी भी स्टेबिलिटी से चल नहीं पाया तो इसलिए वो अनसक्सेसफुल हो गया, ठीक है। थर्ड, हार्ड वर्किंग। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो टैलेंटेड होते हैं एंड वो इजी क्वेश्चंस को देख के बोलते हैं सर ये तो इजी क्वेश्चन है, सर ये थोड़ा टफ क्वेश्चन दो यार, मजा नहीं आया सर। कुछ बच्चे होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन है ना सर, ये तो मतलब एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, लिटरली ये बच्चे बोलते थे मेरे को, ठीक है। अब ये चीज मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर जो जेई एग्जाम हो गया, केवीपीवाई, एनटीएससी, ओलंपियाड छोड़ दो जो टफ ओलंपियाड्स है, उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम्स हैं भाई मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें इजी और मीडियम ही आते हैं। तो इजी और मीडियम क्वेश्चंस की बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट था जिसकी 2018 में ऑल इंडिया रैंक 4 आई थी। ऑल इंडिया रैंक 4 उसको मैंने काफी क्लोजली देखा था। तो उस स्टूडेंट के अंदर, जेई के अंदर एआईआर 4 आई थी, उस स्टूडेंट को अगर हम लोग एनसीईआरटी करने के लिए भी बोलते थे ना, तो बहुत ईमानदारी से करता था। एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप लिखता था और हमें फिर शो भी करता था। तो ये उसका हार्डवर्क था। हार्डवर्क इवेंचुअली बीट कर सकता है टैलेंट को, अगर टैलेंट हार्डवर्क नहीं करे तो।
तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, और अगर ये हैबिट आप अपने बच्चे के अंदर देखते हैं तो इसका मतलब बच्चे में पोटेंशियल है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो टारगेट्स है ना वो एक्सट्रीम हार्ड वर्क के साथ अचीव होते हैं। फोर्थ होता है सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ या कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी अच्छे बच्चे होते हैं ना और सक्सेसफुल बच्चे होते हैं जिनके अंदर ट्रेड्स होता है, सबसे बड़ा ट्रेड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि भाई मेरे एक्शंस के लिए मैं खुद जिम्मेदार। वो ब्लेम नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ब्लेम करते हुए दिखते हैं मुझे कि सर वो एग्जाम में मिसप्रिंट थी, सर एग्जाम में हमें टाइम कम मिल गया, सर मतलब वहां पे बहुत शोर हो रहा था, दुनिया भर की चीजें वो बोल देते, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर वो कभी भी अनसक्सेसफुल हुए, या तो टीचर को ब्लेम करेंगे, या स्टडी मटेरियल को ब्लेम करेंगे, या फिर किसी ना किसी चीज को ब्लेम करेंगे। दे हैव ब्लेमिंग एटीट्यूड, वो खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जबकि जो अच्छा बच्चा होता है ना, जो सक्सेसफुल बच्चा जो आगे जाके सक्सेसफुल होगा, वो ये देखता है कि यार मैं क्यों फेल हुआ, और वो हर फेलियर में लर्निंग लेता है और खुद इंप्रूव करने की कोशिश करता है। वो ये नहीं सोचता कि भाई इस टीचर को चेंज कर दो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, इस स्टडी मटेरियल को चेंज कर दो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो आपको अपने बच्चे के अंदर ये ट्रेट डेवलप करना पड़ेगा कि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कॉन्फिडेंस रखे कि वो किसी भी टारगेट को अचीव कर सकता है। और जब वो ये कॉन्फिडेंस रखेगा, जब वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं पेरेंट्स कि आपका बच्चा कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगा। जब जीवन के भी बहुत अच्छे चैलेंजेस वो फेस करेगा तो रिस्पॉन्सिबिली फेस करेगा, और जब बच्चा रिस्पॉन्सिबिली चैलेंज फेस करता है तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आना तय होता है। फिफ्थ, एंगर इश्यूज। नो एंगर इश्यूज। बच्चे में कोई भी एंगर इशू नहीं होता। एंगर इशू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप मेरे पास लेके आए बच्चे को, ठीक है, बच्चा आपको घर जाके बोल रहा है आप मेरे पास, मेरे को क्यों लेके गए वहां पे, मेरे को नहीं पसंद ऐसा, ठीक है। हर छोटी छोटी बात पे मतलब गुस्सा होना, आप मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों करते हो। टीचर्स को भी बोल देते सर आप मतलब प्लीज सर ये इतने इजी क्वेश्चन मना करा। तो एंगर इश्यूज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंगर इश्यूज अपने पीयर्स के साथ भी हो सकते हैं। कोई अगर किसी का मजाक उड़ा रहा है तो उससे बुरा मान गए और एंगर इशू हो गया। तो जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं, जो हो सकते हैं, उसके अंदर ये ट्रेट जनरली नहीं होना चाहिए। तो आपके बच्चे के अंदर अगर ये ट्रेट है तो बात कीजिए, डिस्कस कीजिए अपने बच्चे के साथ, और उसको ये चीज बताइए कि ये चीज उसकी सक्सेस के लिए डेट्रीमेंटल हो सकती है। क्योंकि जिस भी बच्चे में एंगर इश्यूज होते हैं ना, उसका फोकस लूज होना बहुत ईजी होता है। कभी भी उसकी लाइफ में थोड़ी सी भी रैंडम चीज होगी, जैसे मान लीजिए पेपर में मिसप्रिंट आ गया, आया है, स्टैंडर्ड पेपर्स में भी मिसप्रिंट्स आए हैं। अगर मिसप्रिंट्स आ गए तो आपका बच्चा तो बिल्कुल बौखला जाएगा, ये क्या है, पेपर बनाना नहीं आता इन लोगों को, ये साल में एक ही तो पेपर बनाना होता है, वो भी इनसे नहीं बनता। दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं, और उस केस में नुकसान किसका होगा? आपके बच्चे का ही। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब अगर ये ट्रेड्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, जो अपने बच्चों के अंदर अगर आप देखते हैं, तो उनको बताइए कि ऐसा ना करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिल्कुल उल्टा होता है कंप्लेनिंग, हर चीज में कंप्लेन करना। ये चीज मैंने बताई है, ये बहुत बड़ा कौन है। अगर आपके बच्चे में पोटेंशियल है, आपके बच्चे का माइंड ऐसा है जो सक्सेस की तरफ जा सकता है, मगर उसमें ये नेचर है, तो मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो अनसक्सेसफुल रहेगा। लैक ऑफ फोकस, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, मल्टीपल टारगेट्स, एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस बच्चा अगर हो जाता है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि फोकस लूज होना तय है, और फिर प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड, नो माइक्रो प्लान्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर मेरे को डॉक्टर बनना है, सर मेरे को इंजीनियर बनना है, सर मेरे को आईआईएससी में जाना है, सर मेरे को एमआईटी में जाना है, मगर कोई माइक्रो प्लान नहीं है, और माइक्रो प्लान बनाने की कोई प्रोसेस भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इस चीज की इंपॉर्टेंस इसके अंदर भी है कि इस चीज की इंपॉर्टेंस इस चीज के अंदर भी है कि बच्चे को आप लोगों को ओरिएंट करना है कि भाई प्लान तो बताओ, बच्चों के साथ डिस्कस करें, ठीक है। अगर उसके कोई माइक्रो प्लान नहीं है ना, तो आप ये मान के चलिए कि ज्यादा चांसेस यही है कि वो अनसक्सेसफुल होगा, ऑल दो उसमें पोटेंशियल था। फोर्थ, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बता ही चुका हूं कि भाई बच्चे अगर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज है। फिफ्थ, टेम्परामेंटल। टेम्परामेंटल का क्या मतलब होता है? एग्जाम टेम्परामेंट नहीं है। भाई घर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मगर एग्जाम में टेम्परामेंट नहीं है। पेरेंट्स, आपको बच्चे के अंदर हर ट्रेड बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा घर में बहुत अच्छा है, स्कूल के अंदर जो कैजुअल क्विजिंग्स होती हैं उसमें बहुत अच्छा है, बट जब मौका वारदात में नेशनल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं उसमें अच्छा नहीं है,
तो सक्सेस कोई काम की नहीं, मतलब वो बच्चा सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको टेम्परामेंट पे भी काम करना है, हर एक ट्रेड पे काम करना है। अगर ये चीज है तो आप गाइडेंस लीजिए कुछ मेंटर्स की और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अब आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। और बच्चा कब कंप्लेनिंग हो जाता है, मतलब बच्चे के अंदर ये नेगेटिव ट्रेड्स है ना, ये कैसे डेवलप होते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट्स क्या होता है, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना पेरेंट्स के साथ, जो मैं देखता हूं, कंपेयर करते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, उनका बच्चा ये कर रहा है, इनका बच्चा वो कर रहा है। कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो खराबी होती है वो बच्चे की खुद की होती है, ठीक है। फिर डू नॉट इम्पोज। आप अपने हिसाब से टारगेट इंपोज मत कीजिए कि यार मैं तेरे को इस साल एनएससीजीएस कराऊंगा, प्री आरएमओ भी करना है, एनएससीपी भी करना है, एनएससीसी भी करना है, सब करना है। डू नॉट इम्पोज, टेक अ गाइडेड प्लान फॉर योर किड, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स को इन टारगेट्स का कोई नॉलेज नहीं है। दे फोर्स मेनली बिकॉज देर इज अनदर किड whom they know and he is doing all of them। और आप उस बच्चे से भी पूछेंगे ना, उस बच्चे के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही होगी कि नहीं मैं सारी चीजें नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, आप उससे भी पूछिएगा। तो इंपोज मत कीजिए कोई सी भी चीज, ठीक है। और ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट बी अ हेलीकॉप्टर पेरेंट, ठीक है। ये बहुत फेमस टर्म है, डू नॉट बी अ हेलीकॉप्टर पेरेंट। हेलीकॉप्टर पेरेंट क्या होते हैं, जो अपने बच्चे के ऊपर मंडराते रहते हैं, मतलब वो हर एक छोटी से छोटी प्रोसेस उसकी देख रहे होते हैं। अगर आपके बच्चे के अंदर सक्सेसफुल होने के ट्रेड्स है ना, और आप उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं, तो आपको उसको खाली छोड़ना पड़ेगा, आपको उसको चैलेंजेस फेस करने देना पड़ेगा अकेले। अगर आप हेलीकॉप्टर पेरेंट बनते हैं तो आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को लिमिट करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो आप बच्चे को कंप्लेनिंग बनाते हैं। क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो भी कंपेयर करेगा और वो भी ये बोलेगा, देखो उसको उसके मम्मी पापा ने यहाँ पे एडमिशन करा रखा है, आपने मेरा कहाँ पे एडमिशन करा रखा है, हर चीज में कंप्लेन करेगा। थर्ड, डू नॉट इम्पोज। ये जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोज आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बच्चे को रीजन आउट कीजिए, उससे आर्ग्यूमेंट कीजिए, और फिर आपका जो भी डिस्कशन में पॉइंट निकले वही फाइनल कंक्लूजन होगा, ठीक है। सो अगर आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, और किस तरह से आप अपने बच्चों को पहचान सकते हैं कि उनके अंदर सक्सेस का पोटेंशियल है किसी भी फील्ड में, और आप किस तरह से उनको ओरिएंट कर सकते हैं, ये मैंने बताया। अगर आप हमारी टीम की हेल्प चाहते हैं तो ये हमारी बहुत ही ऑसम टीम है, और ये हमारा प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हैं, ऑलमोस्ट वन टू वन इंटरेक्शन रहता है, वन टू मैनी क्लासेस भी रहती हैं, और टारगेट ओरिएंटेड क्लासेस रहती है, एनटीएससी एनएससी सबके लिए क्लासेस होती है, ठीक है। सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब, दोनों जगह हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जो भी प्लेटफॉर्म चूज करना चाहें आपकी मर्जी है, बट प्लस पे ज्यादा पर्सनलाइज लर्निंग है। जेई और फाउंडेशन दोनों में मैं पढ़ाता हूँ, प्री आरएमओ एनएसईपी एनएसईसी का गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आपको आईआईटी जेई प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। 2 ईयर की जो फी है वो ज्यादा अफोर्डेबल पड़ेगी आप लोगों को। फाउंडेशन के अंदर अगर प्री आरएमओ एनटीएससी एनएससीएस टारगेट तो फाउंडेशन, पीजे लाइव या फिर पीजे 10, दोनों में से कोई सा भी कोड आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही मेरे कोड हैं जिसपे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये यूज करने के बाद @प्रशांत42 जैन पर आप बताएं, @प्रशांत42 जैन पर आप लोग मुझे बता सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर ये मेरा नंबर है, यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्टूडेंट का, बच्चे का मेंटर बनूं, तो यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो प्लीज गिव अस द फीडबैक। आई होप आप लोगों को ये जो सीरीज है बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको अच्छी लगती है तो बाकी के फेलो पेरेंट्स है उनके साथ भी आप इसको शेयर करें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।